ठीक है। यस सर। तो देखिए सबसे पहले ए पार्ट से बता देता हूँ क्या क्या आ सकता है। ए पार्ट से सबसे पहले ये वाला पोर्शन कि जनरेशन स्टेशन पे जो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट होती है उसकी क्या वोल्टेज होती है, फिर इसको कितना बढ़ा के आगे ट्रांसमिट किया जाता है, 11 केवी से 132 केवी क्यों किया जाता है, और ऐसा करने से फायदा क्या होता है। ये पैराग्राफ पूरा, ये वाला पैराग्राफ, और साथ ही में ये लाइन लॉस वाला पॉइंट कि करंट को इसलिए कम किया जा रहा है ताकि लाइन लॉस कम हो जाए, हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो एनर्जी का लॉस है उससे कम किया जा सके। प्लस उसमें ये भी पूछ सकता है कितने तरह के फ्यूज होते हैं, जो हमने कल डिस्कस किया था। 3 तरह के फ्यूज होते हैं, ये वाले डिस्कस किया था, इसको ध्यान में रखना। जो जो 3 तरह के फ्यूज बताए थे देख लेना एक बार, याद रहेगा। यस सर। डबल पोल स्विच का काम याद रखना कि डबल पोल स्विच किस काम आता है, कि ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को साइमल्टेनियसली कट कर देता है। देखिए एक ईएलसीबी की फुल फॉर्म याद रखना, अर्थ लिंकेज सर्किट ब्रेकर, इसका भी काम वही है, या एमसीबी की मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका भी काम वही है। ठीक है। उसके बाद रिंग सिस्टम की एडवांटेजेस याद करने में, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा रिंग सिस्टम का, ध्यान रखना, डायग्राम सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आएगा कि इसमें एडवांटेजेस क्या है इसकी, ध्यान रखिएगा, मेनली एडवांटेजेस ही आएंगे। ये मैंने क्लास में भी बताया था, आपको फिर से बता देता हूँ, मेरी बात सुनिए पहले। देखिए हाउस होल्ड सर्किट, मेन सर्किट, स्विचेस अभी हम पढ़ेंगे, फ्यूज पढ़ेंगे, अर्थ, ये सब पढ़ेंगे हम। हाउस वायरिंग में रिंग सिस्टम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक्सक्लूडेड, नहीं आएगा ये वाला, ध्यान रखिएगा। तो जितना पोर्शन मैंने उसमें से टिक कराया बस वही वही तैयार करिए। एडवांटेजेस टिक कर लीजिए, एक या दो एडवांटेज याद करके चले जाइएगा, एक बस कि रिंग सिस्टम में क्यों कनेक्ट करते हैं, प्लस क्या तैयार करेंगे इसके साथ में, पैरेलल की एडवांटेज, एक या दो काफी है, और वोल्टेज वाली कि सीरीज में कनेक्ट क्यों नहीं करते, इसके लिए 3। अब इम्पोर्टेंट पोर्शन पर आई। हाँ बोलिए मैम। सर एक बार ईएलसीबी और एमसीबी में डिफरेंस बता दीजिए। देखिए ईएलसीबी का इस्तेमाल हम देखिए चाहे वो एमसीबी हो चाहे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हो, इन सब का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो सर्किट को ब्रेक करने के लिए करते हैं। डबल पोल स्विच या अर्थ लिंकेज सर्किट ब्रेकर का काम यह है कि वो दोनों ही लाइव और न्यूट्रल वायर को साइमल्टेनियसली कट कर देते हैं, लेकिन एमसीबी सिर्फ लाइव वायर पे लगाई जाती है, वो सिर्फ लाइव वायर को कट करेगी। ये डिफरेंस है। वैसे डिफरेंस आएगा नहीं, सिर्फ एमसीबी की फुल फॉर्म वगैरह पूछी जा सकती है, या एमसीबी को किससे कनेक्ट करते हैं ये पूछा जा सकता है, ये कितने टाइप के फ्यूज होते हैं उसके नाम में एक एमसीबी का नाम आ सकता है। सबसे पहले कल मैंने आपको एक बताया था कि शॉर्ट सर्किटिंग क्यों होती है। मैंने शॉर्ट सर्किटिंग में आपको ये बताया था कि जब लाइव और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाते हैं, चाहे इंसुलेशन ब्रेक होने की वजह से आ जाए या किसी वजह से भी आ जाए, तो ऐसा होता है कि एक जीरो रेजिस्टेंस का पाथ क्रिएट हो जाता है, उससे एक हैवी करंट पास हो सकती है लाइव वायर में, जो अप्लायंसेस को डैमेज कर सकती है। जिन अप्लायंसेस को कम करंट की जरूरत है उसमें अगर हैवी करंट पास हो जाए तो अप्लायंसेस डैमेज हो जाएंगे, या जो वायर हमने इस्तेमाल किया है अगर उसकी करंट रेटिंग कम है और हैवी करंट उसमें पास हो जाए तो उसकी इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगी, इंसुलेशन मेल्ट हो जाएगी। ब्रेक से यहाँ मतलब मेल्ट से है, पिघल जाएगी, और सारे शॉर्ट सर्किट्स हैं उसमें फायर आग लग सकती है। ये ज्यादातर एग्जांपल्स हम सुनते हैं जहाँ तक, जैसे दुकानों में या गोडाउन वगैरह में आग लगती है शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से, वो यही। कई बार क्या होता है जब हम अगर तारों का कहीं कनेक्शन बनाते हैं तो उनको कनेक्ट करके गर्म तार को, लाइव वायर्स को दो कनेक्ट करके उस पर टेप लगा देते हैं, या न्यूट्रल वायर को कनेक्ट किया उस पर टेप लगा देते हैं। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि वो टेप मेल्ट हो जाए और लाइव और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाए, तब भी ऐसा हो जाता है कि एक जीरो रेजिस्टेंस का पाथ क्रिएट हो जाएगा और हैवी करंट ड्रॉ होने की वजह से शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। एमसीबीज वगैरह शॉर्ट सर्किटिंग होने से काफी हद तक बचा लेती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि
और एमसीबी भी फेल हो जाती है। बाई चांस की बात है वैसे, पर हो भी जाता है कई बार। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है? सर एमसीबी एक फेल fuse- होने का क्या रीजन होता है? जब हैवी ज्यादा करंट ज्यादा पास हो जाती है तो एमसीबी गिरने के एमसीबी अगर गिरती भी हैं, सर्किट ब्रेक भी करती हैं, तो उससे पीछे जो लाइव वायर कांटेक्ट में रहते हैं और अप्लायंसेस के, उनकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। ओके या सर। फिर ऐसा भी हो जाता है कि जैसे शॉर्ट सर्किटिंग हुआ, एमसीबी इतने गिरी, इतने कहीं ना कहीं चिंगारी किसी चीज को पकड़ चुकी थी, कपड़े में आग लग गई या लकड़ी में आग लग गई है, ऐसा भी हो जाता है। शॉर्ट सर्किटिंग से जो स्पार्किंग होती है उससे आग पकड़ लेती है। अब एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो सेफ्टी डिवाइस है जिसका काम है लिमिट करना करंट को। तो लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर आपको अपने अप्लायंसेस को सेफ गार्ड करना है तो फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज एक करंट को, एक स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ करंट को अलाउ करता है। उससे ज्यादा अगर करंट हो जाती है तो वायर मेल्ट हो जाता है, फ्यूज वायर। और फ्यूज वायर किस पर वर्क करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, सेफ लिमिट ऑफ करंट का फॉर्मूला है करंट इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज। जो सप्लाई पावर की पावर रेटिंग वाली बात है और जो वोल्टेज की बात है, उससे सेफ लिमिट ऑफ करंट निकलती है। इसको हम एक्सटेंसिवली 9th 8th सी वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिस्कस किया था मैंने इसको। सिर्फ एक मेयर सॉर्ट ऑफ रिविजन। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो और स्टार्टिंग से आप हमसे क्लासेस में रहे हो, ज्वाइन रखी हो, तो आपको याद होगा हमने मटेरियल ऑफ यूज के बारे में भी बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था। Yes, इसको sir. भी हम एक्सटेंसिवली Yes, कवर sir. अप कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। सिर्फ एक रिवीजन ऑफ असॉल्ट होगा, बाकी वैसे कुछ नहीं है। अगर आप चाहेंगे डिटेल में पढ़ाने को फिर दोबारा पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर आपको याद हो हमने 8th ए वाले पोर्शन में, जिसमें हमने वायर्स, मटेरियल ऑफ वायर्स के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से कनेक्टिंग वायर्स बनाए जाते हैं, किस तरह से मटेरियल यूज किया जाता है वायर्स का, उसमें हमने बहुत अच्छे से फ्यूज के बारे में डिस्कस किया था। तो एक फ्यूज जो होता है, फ्यूज जो है वो शॉर्ट और थिन पीस ऑफ वायर होता है जिसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। इसकी दो खास बातें आपको याद रखनी है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है। यही दो पॉइंट आपने लिखने एग्जाम में कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ फ्यूज, या फिर फ्यूज वायर का जो अलॉय होता है या मटेरियल होता है फ्यूज का, उसकी क्या खास बात होती है कि द वायर और द मटेरियल ऑफ फ्यूज व्हाट इट्स गुड प्रॉपर्टीज, या उसकी जो दो प्रॉपर्टी है वो क्या है। ठीक है, कि हम फ्यूज वायर में अलॉय ऑफ टिन और लेड ही क्यों यूज करते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है। दैट व्हाई ओनली एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड इज यूज्ड इन द फ्यूज वायर as the material of the fuse wire, because it has a low melting point and high specific resistance। यही लिखना है, इसी पे नंबर मिलेंगे बोर्ड में। उसके बाद अलॉय का ध्यान रखिएगा, टिन और लेड का। अब सवाल उठता है कि हम कॉपर के वायर का क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तो इसलिए नहीं करते क्योंकि कॉपर का हाई मेल्टिंग पॉइंट है फ्यूज का, वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है। और कहाँ जो कॉपर का वायर है वो 1080 यानी 1080 तक जा रहा है, इसलिए हम जो है जनरली लेड और टिन वायर का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं पुराने ज़माने के फ्यूज़ के बारे में। ये मैंने अभी कल भी बताया था, अभी फिर बताता हूँ। ये पोर्सिलियन वाले होल्डर वाले हैं। इस जैसा क्वेश्चन है कि स्पेसिमेन में भी आया है, किसी ने पढ़ा था, देखा था स्पेसिमेन जो बोर्ड की तरफ से आया अभी हाल फिलहाल, उसमें है ये क्वेश्चन इस तरह। ठीक है, किसी को याद है क्या क्वेश्चन है वो? नहीं है? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अब ये पुराने जमाने के होल्डर्स होते थे, ये पोर्सिलियन होल्डर्स होते थे, जो बाहर का जो ये मटेरियल होता है पोर्सिलियन कहते हैं। इसमें भी हम फ्यूज वायर का ही इस्तेमाल करते हैं, वही अलॉय का इस्तेमाल होता था टिन और लेड के, लेड और टिन के अलॉय। ठीक है, शॉर्ट थिन पीस ऑफ वायर यूज होता है इसमें। देयर आफ्टर, इसके बाद इसका काम वही था, सेफ गार्ड करना। क्या होता है कि अगर हैवी करंट पास होती है तो ये जो वायर है फ्यूज वायर, ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने से जो कनेक्शन है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का कनेक्शन है, वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो अप्लायंसेस की सेफ गार्ड हो जाएगी। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा सर अलग दूसरे टाइप का, कार्टिलेज टाइप ऑफ फ्यूज का। नाम से पूछा जा सकता है कितने टाइप के फ्यूज है। हाँ मैम बोलिए। सर ये है उसमें क्वेश्चन, क्वेश्चन है name the material used, name the material of the wire used in this device,
or name two देखा? important characteristic of this wire. ये बात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्यूज वायर, देखो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और ये समझ लो कि जो बोल रहा हूँ वो एक एक कहा गया शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से पढ़ो सक्षम, दोबारा से क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्पेसिमेन में? Yes, sir. Name the material of the wire used in this device. First question. And second question, name two important characteristics of this wire. अब इसमें पोर्सिलियन वाले होल्डर्स में एक फ्यूज वायर इस्तेमाल किया जाता है। काहे का मटेरियल का होता है? ये अलाय होता है टिन और लेड का, अभी लिखा है देखिए दोबारा से। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी। तो 2 नंबर हैं पूरे पूरे इसके लिए। तो जो मार्क करा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उस पे फोकस करिए, उस पर ध्यान दीजिए, क्या बताया जा रहा है, क्या मार्क कराया जा रहा है, वही उसी से रिलेटेड आएगा। आलतू फालतू चीजों पे ना फोकस करके मेन चीजों पे फोकस करिए चैप्टर की, ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इसके बाद टाइप ऑफ फ्यूजेस में पूछा जा सकता है, तो आप टाइप ऑफ फ्यूजेस में कार्टिलेज फ्यूज के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे एमसीबी हो गई, या पोर्सिलियन होल्डर वाले फ्यूज हो गए, या फिर अर्थ लिंकेज सर्किट ब्रेकर हो गया, या डबल पोल स्विच हो गया, या फिर कार्टिलेज फ्यूज हो गया। इस तरह के भी आप लिख सकते हैं, ये भी फ्यूज की तरह काम करते हैं। अब सवाल उठता है कि फ्यूज वायर को कनेक्शन कैसे किया जाता है? तो जो फ्यूज होता है वो हमेशा लाइव वायर से ही कनेक्ट किया जाता है। अब रीजन देखिए, टिक करिए इसको। द फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर बिफोर द अप्लायंस। अप्लायंस कनेक्शन, जब अप्लायंस जो आप यूज कर रहे हैं उससे पहले हमेशा फ्यूज वायर को कनेक्ट किया जाता है। अब सवाल उठता है कि भाई लाइव वायर में क्यों, न्यूट्रल में क्यों नहीं कर सकते? उसमें क्या दिक्कत है? कनेक्शन तो दोनों से ब्रेक होगा, फिर हम लाइव में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? उसके पीछे रीजन सुनिए। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई अ फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू अ लाइव वायर। इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है। उसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनिए। सपोज कीजिए ये देखिए डायग्राम, हमने यहाँ पर एक फ्यूज लगा रखा है, ये हमारा लाइव वायर का कनेक्शन है, ये मेन सप्लाई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर एक्सेस ऑफ करंट पास होती है, जो हैवी करंट पास हो जाती है, सेफ लिमिट ऑफ करंट है P/V के हिसाब से। अगर हैवी करंट पास हो जाती है, मान लीजिए इस अप्लायंस को सिर्फ 5 एम्पियर की करंट या 5 एम्पियर की करंट चाहिए थी, लेकिन और हमने फ्यूज रेटिंग भी 5 एम्पियर की लगाई थी। बाई चांस ऐसा होता है कि 5 एम्पियर से ज्यादा की करंट यहाँ पर पास हो जाती है, 6 एम्पियर या 6.5 एम्पियर, तो ये फ्यूज वायर जो है, जो अलॉय है टिन और लेड से बना हुआ जो है, ये ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, टूट जाएगा। हैवी करंट पास होने से हीटिंग इफेक्ट रोल प्ले में आएगा। हीटिंग इफेक्ट जो अकाउंटेबिलिटी में आएगा या अपना रोल प्ले करेगा, जब हैवी करंट पास होगी, तो जब किसी वायर में करंट पास होती है तो वो हीट अप होता है, ज्यादा करंट पास होगी तो वो ज्यादा हीट अप होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो फ्यूज वायर है या जो हमने यूज किया है, ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, टूट जाएगा। अब अगर ये टूट जाएगा तो जो अप्लायंस है उसका कनेक्शन मेन जो लाइव वायर है उससे कट जाएगा। ठीक, अब अगर यही काम हमने किया होता है कि फ्यूज वायर को हम मान लीजिए न्यूट्रल वायर में लगा देते, कुछ इस तरह से कि हम लाइव वायर में ना कनेक्ट करके न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर देते, ये साहब कनेक्शन ही तो ब्रेक करना है, इस तरह से कर दीजिए। अब देखिए यहाँ मेन सप्लाई में हमने फ्यूज वायर को न्यूट्रल में कनेक्ट किया, ब्रेक हो गया फ्यूज, और आपका जो अप्लायंस है वो बच गया। लेकिन पॉइंट क्या है, आप ये देखिए कि जो आपका अप्लायंस है, कनेक्शन तो ब्रेक हो गया, लेकिन आपका जो मेन अप्लायंस है वो अभी भी लाइव वायर यानी हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है। बोलिए हाँ के ना। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर ये कोई लोहे का अप्लायंस हुआ या फॉल्टी अप्लायंस हुआ जिसमें अर्थिंग मिल गई, तो आपको करंट लग सकता है। अर्थिंग इन द सेंस आपने छुआ और आपको उसे एक पाथ मिल गया नीचे अर्थ तक कनेक्शन का, तो आपको फेटल इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। मतलब अगर यही अप्लायंस कोई लोहे का फ्रिज हुआ, जैसे फ्रिज है, फ्रिज पे पेंट होता है वैसे, लेकिन कई बार क्या हो गया, मान लीजिए कूलर है लोहे का कूलर है, उसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये लाइव जो न्यूट्रल वायर है, ये तो कनेक्शन ब्रेक हो गया उसका, लेकिन जो मेन जो कूलर है लोहे का, उसका कनेक्शन अभी भी लाइव वायर से बना हुआ है। अब वो लोहे का कूलर है, अगर कहीं वो अप्लायंस जो आपने यूज कर रहे हैं, जो आपने कूलर यूज कर रहे हैं, अगर वो कहीं फॉल्टी अप्लायंस हुआ, फॉल्टी इन द सेंस अगर उसके कहीं लाइव वायर उसकी बॉडी से टच हो रहा होगा, तो जैसे ही आप टच करेंगे कूलर की बॉडी को, आपको करंट लग जाएगा। इस केस में नहीं लगेगा।
इस केस में इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर लाइव वायर का कनेक्शन अप्लायंस से ब्रेक हो चुका है। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। यस सर। मेन पॉइंट ये है कि लाइव वायर में कनेक्शन करने से बेनिफिट ये होता है कि जब फ्यूज वायर मेल्ट होगा, फ्यूज ब्लो ऑफ होगा, तो अप्लायंस का कनेक्शन जो है मेन लाइव फेज वाले वायर से ब्रेक हो जाएगा। इसलिए आपका भी सेफ गार्ड हो जाएगा और अप्लायंस भी सेफ गार्ड होगा। मान लीजिए यही अप्लायंस फॉल्टी था जिसकी वजह से फ्यूज उड़ा, या फ्यूज जो ब्लो ऑफ हुआ इसी अप्लायंस की वजह से हुआ, तो यानी ये फॉल्टी अप्लायंस कहलाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको ये फेटल इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता था, बट आप सेफ गार्ड क्यों हुए? क्योंकि फ्यूज वायर मेल्ट हो गया, कनेक्शन जो लाइव वायर का कनेक्शन था वो अप्लायंस से ब्रेक हो गया। बट इन दिस केस कि अगर आप लाइव वायर की जगह न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करते हैं फ्यूज वायर को, तो मेल्ट तो होगा, फ्यूज ब्लो ऑफ तो होगा, लेकिन जो आपका अप्लायंस, जो फॉल्टी अप्लायंस है, वो हाई पोटेंशियल से अभी भी कनेक्टेड है, और अगर आप इसे यूज करेंगे तो आपको शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक। यहाँ से इफ ड्यू टू सम डिफेक्ट आप अंडरलाइन कर सकते हैं इन द अप्लायंस एंड excessive current flows in the circuit, कि किसी डिफेक्ट की वजह से, अप्लायंस में किसी डिफेक्ट आने की वजह से अगर एक्सेस ऑफ करंट सर्किट में फ्लो हो रही है तो फ्यूज ब्लो ऑफ हो जाएगा और करंट जो फ्लो होनी है वो स्टॉप हो जाएगी, करंट फ्लोइंग स्टॉप हो जाएगी सर्किट में। बट लेकिन अप्लायंस जो है वो स्टिल हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड रहेगा, लाइव वायर वाला जो हाई पोटेंशियल वायर है उससे कनेक्टेड रहेगा। इससे क्या होगा? इफ अ पर्सन टचेस द फॉल्टी अप्लायंस he gets an electric shock because the person comes in direct contact with the mains through the live wire, क्योंकि बंदा जो है डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाएगा लाइव वायर के और आपको शॉक लग सकता है इलेक्ट्रिक। इसलिए हमेशा फ्यूज वायर को किससे कनेक्ट किया जाता है? लाइव वायर से। हाँ बोलिए ध्रुव। सर फ्यूज वैसे इसमें जब हम सर न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करेंगे तो ब्रेक होगा क्यों? तब होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो सर। नहीं, इसमें क्या होता है कि जो एसी वाली जो करंट होती है वो अपनी पोलैरिटी 50 टाइम चेंज करती है, 50 टाइम पॉजिटिव 50 टाइम नेगेटिव, तो एक जो रिवर्स करंट पाथ बनेगा वो वापस करंट यहीं से तो जाएगी, बताओ कि नहीं जाएगी बोलो। यहाँ से कनेक्शन कंप्लीट हो गए, करंट यहाँ से जाएगी फिर अप्लायंस में जाएगी, रिवर्स पाथ भी तो मिलेगा करंट को जाने के लिए वापस, ओके सर। है ना? तो इसमें भी तो करंट जाएगी, तो जैसे हैवी करंट इसमें पास होगी ऐसे इसमें होगी। करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज टिक करिए। हाँ निमित बोलो। सर ये चीज समझ नहीं आई कि सर अगर हम न्यूट्रल वायर में फ्यूज कनेक्ट करेंगे तो सर लाइव वायर से अगर हाई मतलब जो सेफ करंट लिमिट से ऊपर का करंट जाएगा तो अप्लायंस तो पहले ही खराब हो जाएगा, तो सर फिर वही मतलब कि इसमें आएगा कैसे न्यूट्रल वायर में करंट? अप्लायंस सुनो, अप्लायंस खराब होने के पीछे पूरी बात सुनो। अप्लायंस खराब होने का मतलब ये है कि सपोज करिए आप एक जो है प्रेस इस्तेमाल कर रहे थे, लोहे वाली, लोहे की जो प्रेस है वो इस्तेमाल कर रहे थे। उसमें क्या हो रहा था, उसमें क्या गड़बड़ होती थी कि अंदर कहीं प्रेस में जो लाइव वायर है उस पर कोई टेप चिपक रही थी, वो टेप पिघल गई और लाइव वायर जो है अभी भी जो है आप इसकी आयरन की बॉडी से टच कर रहा है, प्रेस की बॉडी से फॉर एग्जाम्पल, या स्टील की बॉडी से टच कर रहा है। अब जैसे ही आपने उसे प्लग जो है उसका सॉकेट में लगाया तो बॉडी में भी करंट आएगा अप्लायंस की, हाँ या ना बोलिए। यस। इस तरह के अप्लायंसेस को फॉल्टी अप्लायंस कहते हैं। अब इसका वजह से क्या होगा कि और भी जो वायरिंग है उससे भी कनेक्शन हो सकता है, जो वायर जिसकी इंसुलेशन ब्रेक हुई है, इससे हैवी करंट ड्रॉ हो सकती है सर्किट में, इससे आपका जो फ्यूज है वो ब्लो ऑफ हो। समझ आया नहीं? अब भी नहीं आएगा। सर दूसरा वाला पॉइंट समझ नहीं आया। दूसरा वाला पॉइंट ये है, जैसे यहाँ पर है, ये जैसे मान लीजिए कोई एक अप्लायंस है आपका, कोई भी मेटल का अप्लायंस मान लीजिए, ठीक है, और ये लाइव वायर है जिसपे फ्यूज कनेक्शन है, ये उसका स्विच है, ये अप्लायंस की बॉडी, मेटालिक बॉडी है अप्लायंस की, ये अर्थिंग का टर्मिनल है। वैसे क्या होता है कि इस पूरे जैसे फ्रिज की बॉडी पर हम कहें, स्विच की बॉडी जो होती है मेटल की बॉडी होती है, उस पर कोटिंग होती है, पेंट की कोटिंग होती है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि जो फ्रिज की बॉडी थी उसका जो पेंट था वो कोरोड हो गया, इरोड हो गया, ठीक है, थोड़ा सा उतर गया, उससे क्या हुआ कि लाइव वायर मान लीजिए कांटेक्ट में आया इस बॉडी के, ठीक। अब उस जैसे ही आप इस बॉडी को टच करेंगे
तो आपसे भी कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप सीधे सीधे अर्थ पे खड़े हैं, तो इसका मतलब आपके लिए भी एक कनेक्टिंग पार्ट आ जाएगा करंट का। बात समझ रहे हैं? यस सर। अब इसलिए कहते हैं कि रबड़ की चप्पल वगैरह पहन के ही कोई लोहे की चीज या जो अप्लायंसेस होते हैं वो ओपन करने चाहिए, यूज करने चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने मान लीजिए स्लीपर्स ना पहन रखे हो या रबड़ का चप्पल वगैरह ना पहन रखी हो, तो आपका कनेक्शन सीधे पैरों का अर्थ से होगा, तो इससे एक रेजिस्ट पाथ मिल जाएगा करंट को पास होने के लिए। अब आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए सबसे पहले तो हम अर्थिंग करते हैं, जिससे कि जो एक्सेस करंट बॉडी में आई थी वो सीधे टर्मिनल के थ्रू इसके थ्रू अर्थ में चली जाए। प्लस इन केस अगर इसी फॉल्टी अप्लायंस होता भी है और आप इसे चलाते भी हैं, ऑन करते हैं या टच भी करते हैं, तो जो एक्सेस करंट आपके थ्रू फ्लो हो रही थी उसकी वजह से फ्यूज ब्लो ऑफ हो जाएगा। आप जैसे ही टच करेंगे तो एक एक्सेस करंट और एक हाई करंट फ्लो होना शुरू होगी अप्लायंस जिस वायर में, क्योंकि एक और पाथ मिल जाएगा करंट को पास होने के लिए आपके थ्रू, इसलिए ये फ्यूज ब्लो ऑफ हो जाएगा। समझ आया नहीं? और दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर बाहर लाइव वायर से ही मेन फेज से ही अगर कोई हैवी करंट आ गई तो ये ब्लो ऑफ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई हैवी करंट अगर कहीं घर में कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट आया कि शॉर्ट सर्किटिंग वाला हुआ या कहीं फॉल्ट फ्लक्चुएशन हुई इलेक्ट्रिकल सप्लाई में और हैवी करंट ड्रॉ हुई, तो ये फ्यूज खुद से ब्लो ऑफ हो जाएगा। हाँ सर आगे। हाँ सक्षम बोलिए। सर लाइव वायर और अर्थ वायर की पोटेंशियल सेम होती है? नहीं, लाइव वायर हाई पोटेंशियल पे होता है, अर्थ वायर जीरो पोटेंशियल, न्यूट्रल और अर्थ वायर जीरो पोटेंशियल पे होता है। इसके बाद करंट रेटिंग फ्यूज की ध्यान रखिएगा। करंट रेटिंग फ्यूज की निकलती है I इज इक्वल टू P अपॉन V से। सिंपल है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, इसमें से और कुछ नहीं आना। अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ना चाहें तो एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कोई हैवी अप्लायंसेस होते हैं जो बड़ी मोटर्स होती हैं, जैसे हम मान लीजिए बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। The fuse provided or connected with an electrical appliance to protect it against electric faults must be of current rating a little more higher than the maximum current that can be drawn from the appliance. यानी जो आप फ्यूज वायर इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी करंट रेटिंग हल्की बहुत ज्यादा होनी चाहिए जो मैक्सिमम करंट वो ड्रॉ कर रही है। क्यों होनी चाहिए, सुनिए ध्यान से। जैसे बड़े अप्लायंसेस हैवी अप्लायंसेस होते हैं जिनकी मोटर हैवी मोटर होती है, जैसे मिक्सर हो गया या वाटर पंप हो गए, इनकी मोटर थोड़ी हैवी मोटर होती है। तो स्टार्टिंग ऑनवर्ड जब इन्हें स्टार्ट होना होता है, मूवमेंट में आना होता है, रोटेट करना होता है, तो थोड़ी ये अपनी जो मेन जो इनकी सेफ लिमिट ऑफ करंट है उससे थोड़ी सी हायर करंट ड्रॉ करती हैं। Some electrical appliances such as mixer, water pump, etc. having an electrical motor in it draws a heavier current when it is switched on. अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप जब अपने किसी घर में हैवी अप्लायंस को चलाते हैं, किसी एसी को चलाएं या समरसेबल को चलाएं या फिर किसी हीटर को चलाते हैं आप या फिर रूम हीटर को चलाते हैं, तो इनिशियल में आपको लगता होगा कि लाइट जैसे डिम सी हो गई है, पावर सप्लाई डिम सी हो जाती है, पूरे घर की लाइट जो चल रही है, जो रूम में लाइट जल रही है वो हल्की डिम हो जाती है और थोड़ी फ्यू सेकंड्स बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। दिया ध्यान कुछ फ्लक्चुएशन का? यस सर। यस सर। ये फ्लक्चुएशन इसलिए होती है कि जो समरसेबल की मोटर होती हैं या एसी होते हैं वो उनके अंदर समरसेबल में जो कॉइल यूज हो रही है, सॉरी एसी में जो कॉइल यूज हो रही है और समरसेबल में जो मोटर्स वगैरह यूज हो रही हैं वो हैवी मोटर है। तो स्टार्टिंग ऑनवर्ड जब वो मूवमेंट में आती हैं, घूमना स्टार्ट करती हैं, तो उन्हें थोड़ी हैवी करंट चाहिए होती है मेन करंट के मुकाबले, जो मेन जिस पे सप्लाई पे वर्क करती हैं। एक बार वो स्टार्ट हो जाए, रोटेशन में आ जाती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो वही ये इस बात को कह रहा है कि जैसे मिक्सर हो गया, वाटर पंप हो गया, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर होती है, वो हैवियर करंट ड्रॉ करती है व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन एज कंपेयर टू दैट व्हेन इट इज इन रनिंग कंडीशन। जब वो चल रही है उसके मुकाबले स्टार्टिंग में वो ज्यादा करंट ड्रॉ करती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो फ्यूज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, so the fuse for such appliances must be of current rating somewhat more than the starting current. For example, मान लीजिए हमारे पास एक वाटर पंप की बात करें हम,
जिसकी पावर रेटिंग है 1.5 किलोवाट 220 वोल्ट, यानी 1.5 किलोवाट का है वो और 220 वोल्ट का है। तो I इज इक्वल टू P अपॉन V की हेल्प से हम इसकी करंट रेटिंग निकाल सकते हैं। 1.5 किलोवाट का मतलब हो गया 1.5 इंटू 1000, ये वॉट में आ गया, और नीचे 220 आ गया। इसे सॉल्व करके जो हमारे पास करंट रेटिंग आ रही है, ड्रॉ आ रही है, वो आ रही है 10.54 एम्पियर। तो ये जो 10.4 एम्पियर की करंट आ रही है, ये रनिंग स्टेट में है, यानी जब वो चलने लगता है, स्टार्टिंग की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो फ्यूज वायर हम कनेक्ट करेंगे वो जो स्टार्टिंग स्टेज में करेंगे, देखिए लिखा है हैज अ मोटर विच ड्रॉज अ करंट ऑफ 10.4 एम्पियर एट द स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में कितनी स्टार्ट लेगी, 10.4 एम्पियर की, और रनिंग में आने के बाद कितनी ले रही है, सपोज फॉर एग्जांपल 6.8 एम्पियर की। यानी जब हम इस मोटर को स्टार्ट करेंगे, जो 1.5 किलोवाट की मोटर है, 220 वोल्ट सप्लाई पर अगर हम इसे ऑपरेट करा रहे हैं, तो स्टार्टिंग ऑनवर्ड ये करंट जो लेगी वो 10.4 एम्पियर की लेगी, और रनिंग स्टेट में 6.8 एम्पियर की है। तो जो हम फ्यूज वायर लगाएंगे वो 10.4 से थोड़ा सा ऊपर वाला लगाएंगे एम्पियर से। बात समझ आई कि नहीं आई, बताइए। यस सर। Yes, सर sir. अगर वो सेम लगा देते हैं तो बार बार मेल्ट होता रहेगा, या अगर आपने एमसीबी यूज करी है तो अगर आप 10.4 की ही लगाएंगे, सेम करंट रेटिंग लगाएंगे, तो वो इस लिमिट पे आने के बाद एमसीबी नीचे बार बार गिरती रहेगी, आपको बार बार ऊपर करना पड़ेगा, अपलाइन चल नहीं पाएगा स्टार्टिंग में। ओके सर। तो रनिंग में जो करंट ड्रॉ होगी वो कम होगी स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स के मुकाबले, हैवी मोटर्स के केस में। हेंस इसमें हम जो फ्यूज वायर इस्तेमाल करेंगे वो 10.4 से थोड़ा सा ऊपर होगा एम्पियर से। वी मस्ट हैव अ करंट रेटिंग नॉट लेस देन 10.5 एम्पियर, क्योंकि अगर हम 10.4 एम्पियर का इस्तेमाल करेंगे तो बार बार हमारा फ्यूज मेल्ट होता रहेगा। अब एमसीबी को टिक कर लीजिए। Nowadays, instead of fuse, a miniature circuit breaker is used for each individual circuit. इसकी खास बात यह है कि ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 25 मिली सेकेंड्स में सर्किट को ब्रेक कर देती है, और एक बार आप फॉल्ट को रिपेयर करें तो एमसीबी को ऊपर करके रेस अप करके फिर से दोबारा चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ एमसीबी, कि आप कन्वीनियंटली यूज कर पाते हैं एमसीबी के दो, ये मेन पॉइंट याद रखिएगा। द यूज ऑफ एमसीबी इज मोर कन्वीनियंट इन enough यूज, क्यों, बिकॉज इट अवॉइड्स द इनकन्वीनियंस ऑफ कनेक्टिंग अ न्यू फ्यूज वायर। अब जैसे कोई आपने फ्यूज इस्तेमाल किया, ये वाला आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोज करिए ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर ये वायर मेल्ट हो जाएगा, फ्लूइड ब्लो ऑफ हो जाएगा, तो आपको फिर से एक तार बांधना पड़ेगा इसमें, फिर कनेक्शन लगाना पड़ेगा इसमें, तब चलेगा। हाँ के ना बोलिए, यस सर। है ना। सर एक बार और और कल बता मैंने दीजिए एग्जाम्पल आपको दिखाया था। हाँ क्या कह रहे हैं ध्रुव। सर, यही वाला पॉइंट जो आपने एक बार और लगाना है सर, क्या बोला अभी? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से या हैवी करंट ड्रॉ होने की वजह से ये जो फ्यूज वायर है ये मेल्ट हो जाता है, तो ये टूट जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये जो कनेक्शन है आपका, जैसे ये कनेक्शन होता है, ये ब्रेक हो जाएगा। अब आपको बार बार या तो फ्यूज बदलना पड़ेगा, आप दोबारा से कार्टिलेज, अगर आप ऐसा कार्टिलेज वाला फ्यूज यूज कर रहे हैं जैसे इन्वर्टर्स में यूज होता है, तो इस फ्यूज को निकालिए और दूसरा लगाइए, या तो ये करिए। ठीक है, और आप पोर्सिलियन वाले यूज कर रहे हैं, इस तरह के यूज कर रहे हैं, ये वाले यूज कर रहे हैं, तो आप फिर इस तार को हटाएंगे, एक नया तार बांधेंगे, तो वो थोड़ा टीडियस प्रोसेस होता है। जबकि एमसीबीज में बहुत आसान है, मैं कल आपको इसमें एग्जाम्पल दिखाया ही था कि एक मैंने अपना एमसीबी में दिखाया था कि आराम से शट डाउन भी हो जाती है और रेज अप भी हो जाती है। कल दिखाया था कि नहीं दिखाया था। यस तो सर। Yes, एमसीबी sir. की सबसे आसान बात एमसीबी की यही होती है कि अगर कहीं फॉल्ट हुआ तो एमसीबी गिर जाएगी, डाउन हो जाएगी। आप उस फॉल्ट को सही करिए, एमसीबी को रेज अप करिए, कनेक्शन फिर से बन जाएगा। ये आपको बार बार तार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती एमसीबीज में। सो यही वो कह रहा है कि इसका सबसे कन्वीनियंट फायदा ये है, ये मोर कन्वीनियंट इसलिए है क्योंकि ये बार बार नया फ्यूज वायर लगाने की झंझट से हमें बचाती है। प्लस इट इज मच सेफर ड्यू टू क्विक रिस्पॉन्स, और क्योंकि ये 25-25 मिली सेकेंड्स के आसपास में इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिस्पॉन्स दे देती हैं, इसलिए ये और भी अच्छी है, सेफर है। ठीक है, अरे हाँ या ना तो बोलो भाई। Yes, sir. यस ठीक सर। है, यस सर। यस अब सर। आ जाइए स्विचेस पे। देखिए स्विच भी पढ़ लीजिए, क्योंकि स्विच है शायद मेन करंट है, 3 लाइव वायर, न्यूट्रल अर्थ वायर नहीं है तो फिर भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
A switch is an on-off device for current in a circuit or an appliance. It is connected in live wire. ये भी पता होना चाहिए, स्विच जो है वो भी लाइव वायर में ही कनेक्ट किया जाता है। दो तरह के अभी आप स्विच पढ़ेंगे, एक होते हैं सिंगल पोल स्विच, एक डबल पोल स्विच। जो सिंगल वाले होते हैं तो नॉर्मली जो हम घरों में लगाते हैं, जैसे लाइट के लिए, फैन के लिए, टीवी के लिए, वो होते हैं सिंगल पोल स्विच, ठीक है। अ सिंगल पोल स्विच डिस्कनेक्ट्स ओनली व्हेन लाइव वायर फ्रॉम द अप्लायंस, ये सिर्फ लाइव वायर को ही डिस्कनेक्ट करता है। डबल पोल स्विच हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जो हमने लगाया था मीटर के बाद, याद हो तो, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद जो है मेन स्विच, याद है? अभी कल ही तो पढ़ा था यार, हाँ या ना कर दो। अभी Yes, yes, sir. अभी Yes, आज sir. आज भी अभी रिवाइज Yes, कराया sir. यार, कुछ नहीं बोलते भाई सब, मैं ही बोलता रहता हूँ बस। डबल पोल स्विच एक बार लाइव और शॉर्ट में न्यूट्रल वायर, रिमाइंड करा दीजिए फिर से, डबल पोल वाला है। बहुत सही, मैं करा रहा हूँ मैं बिल्कुल करा रहा हूँ। आज भी स्टार्टिंग में कराया था मैंने अभी, कोई बात नहीं। डबल पोल स्विच लाइव और न्यूट्रल वायर को एक साथ कट कर देता है साइमल्टेनियसली। सिंगल पोल स्विच सिर्फ लाइव वायर को कट करता है, डबल पोल स्विच डिस्कनेक्ट्स बोथ लाइव एंड न्यूट्रल वायर साइमल्टेनियसली। तो एक सिंगल पोल हो गया, सिंगल पोल का मतलब सिर्फ लाइव वायर को डिस्कनेक्ट करता है, डबल पोल स्विच दोनों को डिस्कनेक्ट कर देता है, लाइव और न्यूट्रल दोनों। नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद आता है डुअल कंट्रोल स्विच। ये आपने अपने स्टेयर केसेस जो होते हैं उसमें देखा होगा, या जो बेड के पास एक स्विच लगा लेते हैं, एक बोर्ड पर स्विच होता है, इस तरह से वो टू वे काम करता है। डुअल कंट्रोल स्विच जो होते हैं स्टेयर केसेस में यूज करते हैं वैसे हम, जिसमें कि डुअल कंट्रोलेबिलिटी होती है कि एक ही जो अप्लायंस का या बल्ब का किसी का कनेक्शन जो है वो दो स्विचेस से होता है। जैसे रूम में एंट्री करते वक्त जैसे जीने से चढ़ना है, ऊपर की तरफ चढ़ना होता है, ये देखा होगा आपके घरों में, है किसी के यहाँ डुअल Yes, sir. कंट्रोल स्विच? Yes, sir. हाँ, इसके Yes, दो sir. तरह से यूज होते हैं। पहला, जैसे एग्जांपल स्टेयर्स में, भाई स्टेयर्स में नीचे से जब चढ़ रहे हैं तो पहले नीचे की तरफ एक बटन दिया होगा, ठीक है, इस तरह से कनेक्शन होता है। ये हमारे कोर्स में नहीं है, इस बार ध्यान रखिएगा, डुअल कंट्रोल स्विच है नहीं हमारे यहाँ, फिर भी बस हल्का सा बताऊंगा, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। देखिए, ये बल्ब ऑफ है, जैसे ऑफ की कंडीशन में, यानी नीचे से हम जीना चढ़ रहे हैं, ऊपर छत पे जा रहे हैं, मान लीजिए ऊपर रूम में जा रहे हैं, तो हम नीचे जो स्विच दिया होगा उसे ऑन कर देते हैं, इससे सर्किट कंप्लीट हो जाता है। देखिए, ये अभी ऑफ की कंडीशन है, हम इसे ऊपर बंद करेंगे तो देखिए सर्किट कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा और डिटेल हल्का सा बता देते हैं।